Hello students, hello dear students. Now we'll discuss class 10th chapter 12 electricity question answers, and this is the second part. So here we are going to discuss question number. So already I have discussed question number 1 to 10. So the first question is which among iron and mercury is a better conductor. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयरन और मर्क्यूरी में जो बेटर कंडक्टर है वो कौन सा है. ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें मर्क्यूरी है या आयरन है. तो आंसर है इसका कि आयरन इज़ द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि आयरन का जो रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी इज़ लेस, देयरफॉर आयरन इज़ अ बेटर कंडक्टर. एंड द सेकेंड पार्ट इज विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर. सो आंसर है सिल्वर. सो सिल्वर आपने देखा होगा घरों में जो वायरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे हम सिल्वर का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉस्टलियर है. अदरवाइज़ जो आपके पास जैसे फ्रिज हैं या एसी हैं, जो भी आपके महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या अप्लाइंस हैं, वहाँ पे हम सिल्वर का यूज़ करते हैं. तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स लेस रेजिस्टेंस. So let's discuss the question number 12. Draw a systematic diagram of circuit containing of a battery of 3 cells of 2 volt each. Means यहाँ पे बोला गया है कि एक बैटरी बनाइए जिसमें हर सेल 2 वोल्ट का है. 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug की और connected in series. तो मीन्स ये तीनों चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं. तो आपको ये सीरीज का कनेक्शन आपको पता है कैसे इसको कनेक्ट करते हैं. ये देखिए आप, ये तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया, ठीक है, और बैटरी के साथ एक एमीटर कनेक्ट कर दिया ताकि हमें करंट का पता करना. तो एमीटर इज़ यूज टू फाइंड आउट द करंट. सो यहाँ से देखिए बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव जोड़ के हमने ये सीरीज में तीनों कनेक्ट कर दिए विद वन वे की या प्लग की वैकेंसी. ठीक है, सो ये पूछा था इसमें कि ऐसी डायग्राम बनाओ जिसमें 3 जो सेल्स हैं 2 वोल्ट के, उससे एक बैटरी बनेगी, उसको आप 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए. तो हमने विद प्लग की, तो हमने ये कनेक्ट कर दी. तो दिस वे यू कैन कनेक्ट. कई बार क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. वी कैन से 30th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. सो रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 को आपने रीड्रॉ करना है. And putting in an ammeter to measure the current through the resistors and voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. और उसके बाद पूछा इसने कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर. मीन्स आपको एमीटर मतलब करंट क्या, आपके पास करंट कितना आएगा या एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी है. तो देखिए आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है. आपने उसमें बताया है जो क्वेश्चन नंबर 12 में था वही डायग्राम, ठीक है. और इसमें ओम मीटर जो आपके पास वोल्ट मीटर है उसको अक्रॉस 12 ओम के अक्रॉस हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है. और उसके बाद आपको करंट और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 + R3, तो 25 ओम आ गया, ठीक है. 12 8 20 + 5 25 ओम. वोल्टेज दी हुई है, करंट आपको फाइंड आउट करना. तो करंट का फॉर्मूला है V/R फ्रॉम ओम्स लॉ. तो आपके पास ये 0.24 एम्पियर आपके पास करंट आ गया. अब इसने पूछा है कि रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसके अक्रॉस आपने एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है. तो आपको अब वहाँ पे पोटेंशियल बताना है कितना है अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस. आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिखा है गलती से, आप यहाँ पे डिफरेंस बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. तो V = IR आपने फॉर्मूला, क्योंकि I आपको अभी आपने फाइंड आउट किया और R आपको पता है अक्रॉस 12 ओम. तो आप डायग्राम देख सकते हैं आगे, ये डायग्राम देखिए. इसके अक्रॉस पूछा हुआ है, इसके अक्रॉस पूछ सकते हैं, इसके अक्रॉस पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 ओम के अक्रॉस की. तो हमने पहले करंट पूरे, जैसे यहाँ से करंट इन सीरीज विल रिमेन सेम, तो करंट हमने फाइंड आउट कर लिया इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके. फिर इसके अक्रॉस अपने V = IR फॉर्मूला यूज़ कर लिया ताकि हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें. इसलिए आपके पास जो पोटेंशियल आया दैट इज़ 2.88 वोल्ट और जो करंट आया दैट इज़ 0.24 एम्पियर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल. आपको जज करना है कि मीन्स आपको बताना है यहाँ पे कि 1 ओम और 10⁻6 ओम मीन्स 10⁻6 ओम और 1 ओम 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में. तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला है कि ये देखिए आप. तो जब इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1/R + 1 या 1/R1 + 1/R2. तो R1 आपके पास 1 ओम दिया वो देखिए, और R2 10⁻6 है, ठीक है.
तो आप इसको जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम करने के बाद आपके 1/RP ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आपके पास 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻6 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम आया। अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि फॉर्मूला जो था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगी। लेकिन यहाँ पे 1 ओम लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये 10⁻6 है और ये 1 + 10⁻6 है, तो समथिंग इट विल कम लेस देन 1, पर इसमें अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ। फिर भी देखिए आपकी ये जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज लेस देन, दैट कम्स ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल केस। जब पैरेलल का केस होगा तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम ही आएगा, और वैसा ही यहाँ पे आया हुआ है। ये 1 ओम से भी कम वैल्यू आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमने ये लिख दिया। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आया ये, ठीक है। दूसरी बात देखिए, तब देखिए इसमें अप्रोक्सीमेटली भी लिखा हुआ है कि मतलब एक नहीं है, एक से कम ही होगा ये, क्योंकि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, इस वैल्यू से देख सकते हैं। बी पार्ट देखिए, तब इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R2। सिमिलरली ये भी वैल्यू 0.999 ओम आ गया, तो ये भी 1 ओम से कम है, मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी टोटल रेजिस्टेंस कम आ रही है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज ऑलवेज less than the individual resistance. So students, now we will discuss question number 15. The question is electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel. Parallel means इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं 220 वोल्ट सोर्स के साथ, मीन्स बैटरी के साथ इस तरीके से जोड़ा हुआ। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। फिर पूछा इसने कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। और इलेक्ट्रिक आयरन मीन्स प्रेस को यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसको ऐसे ही 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और ये ज़्यादा करंट ले रहा है एज कम्पेयर टू दीज 3 अप्लायंस। तो आपको बताना कि कितना करंट इसने ड्रॉ किया एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, इसमें करंट बताना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे पहले। सो लुक एट दिस, लैम्प, टोस्टर एंड वाटर फिल्टर ऑन द लेफ्ट एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज ऑन द राइट, जो अभी आपको मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। सो वी सी दैट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 अप्लाइज। मीन्स जो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक आयरन का है उसका अकेले का रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 अप्लाइंस। तो ये पैरेलल में इसको कनेक्ट किया, ठीक है। एंड करंट थ्रू द फ्लोइंग थ्रू इट, किसके, इलेक्ट्रिक आयरन के, और करंट इन द सर्किट। आप देखिए रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का हमें फाइंड आउट करना है। सिंस रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल एंड इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अगर 3 रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस इज दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मीन्स इन रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 125/4 और उसको फिर से डिवाइड किया तो 31.25 होगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन वो आपके पास आ गया 31.25 ओम। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए फाइंडिंग करंट के लिए क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, दैट इज V = IR। V हमें पता है, R हमने फाइंड आउट कर लिया, तो I आपके आ गया, आपके पास आ गया V/R। अब इस वैल्यू 125 है, देखिए ये वैल्यू देखिए आप, दिस इज करंट इज 220 × 4/125। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और आपके पास डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 7.04 एम्पियर। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25। यही पूछा था इसने कि रेजिस्टेंस और करंट बताना है, तो रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक आयरन का आ गया 31.25 और इलेक्ट्रिक आयरन का आ गया 7.04 एम्पियर। सो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। लेट्स मूव। So students, now we'll discuss question number 16. So question number 16 says, what are the advantages of connecting electrical device in parallel with the battery instead of connecting them in series? मीन जो भी आपके घर में जो डिवाइस है उनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों करते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो पहला देखिए। In parallel circuits, if an electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances keep working normally. मतलब इसमें तीनों में से जैसे अगर आपने कोई चीज़ पैरेलल में रखी
तो पैरेलल में मान लो कि एक बल्ब यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो अगर थर्ड वाला बल्ब काम नहीं कर रहा है तो दो बल्ब काम करेंगे, या एक ट्यूब है, एक बल्ब है, एक और कोई और चीज़ है आपके पास, तो वो तीसरी वाली चीज़ या सेकंड वाली चीज़ काम नहीं करेगी तो दो तो काम करेंगे, ठीक है। तो इसका ये अप्लायंस का, इसलिए पैरेलल का ये फ़ायदा हो गया कि अगर एक काम नहीं कर रहा है तो बाकी काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ऑन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन, टर्निंग ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट सफरिंग अदर अप्लायंस, ठीक है। जैसे आपको फैन बंद करना है, ट्यूबलाइट बंद करनी है, टीवी बंद करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक बटन से सब बंद हो जाएंगे। अगर ये सीरीज में होंगे तो वो सब के सब ऑफ हो जाएंगे, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड केस देखते हैं, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो पैरेलल में क्या होगा कि 220 वोल्ट सबको मिल रही है, ठीक है। ईच अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उसमें सेम वोल्टेज आपको दी जा रही है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। अब देखिए, आपने पहले देखा था कि जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज लेस देन दैट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मान लो आपके पास तीन रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है, एक ट्यूब है, एक फैन है, तो उन तीनों का जो रेजिस्टेंस है टोटल मिला के कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आएगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टेंस, जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है हाउस होल्ड सप्लाई में, पैरेलल की वजह से रिड्यूस हो जाएगा और टोटल करंट जो सप्लाई में बढ़ जाएगा। इसलिए these are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series। क्योंकि सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन मान लो ज़्यादा वोल्टेज खींचेगा जिसकी, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन उसका हाई रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे करंट कम हो जाएगा, हीट अप ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस वे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सीरीज। दैट्स वाई हाउस होल्ड सप्लाई इन कनेक्टिंग इन पैरेलल, या जो भी कनेक्शन है हाउस होल्ड सप्लाई में वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm 3 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। ये क्वेश्चन भी देखो बच्चों, एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये बोलता है कि आप 2 ohm रेजिस्टेंस को, 3 ohm को, 6 ohm को कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में करोगे या सीरीज में, ताकि आपका रेजिस्टेंस 4 आ जाए। तो इसकी आप डायग्राम बनाना, एक तो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई है। आप देखिए, वी कैन गेट ए टोटल रेजिस्टेंस 4 ohm बाई कनेक्टिंग 2 ohm रेजिस्टेंस सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 6। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीरीज में 2 ohm रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पे दो पैरेलल में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कौन कौन, 3 और 6, और 1/3 + 1/6 करके जो इसका आंसर आएगा उसको कनेक्ट कर देंगे 2 ohm से। मतलब आंसर कितना आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 2 ohm। तो 2 ohm + 2 ohm, मतलब सीरीज में 2 ohm है और पैरेलल में 1/3 + 1/6 है, मतलब 3 और 6 है, तो उनका रेजिस्टेंस 2 आएगा। तो 2 + 2 को ऐड प्लस करोगे तो 4 ohm आएगा। मतलब 2 को सीरीज में रखना पड़ेगा और 3 और 6 को पैरेलल में रखना पड़ेगा, जो आंसर आएगा आपके पास वो 4 ohm आएगा, ठीक है। और अगर आपको 1 ohm निकालना है तो वी कैन ऑब्टेन ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm बाई कनेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm 3 एंड 6 इन पैरेलल। तो 1/2 करो, 1/3 करो, 1/6 करो और आरपी फाइंड आउट कर लो, तो रिवर्स होके वो आपके पास सीधा आंसर आएगा 1 ohm। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन यू शुड नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसकी जगह आपको कुछ और पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे डायरेक्ट कोई फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें अब ये क्वेश्चन किया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें R1 लिया, मतलब ये 2 ohm, और R1/R2 + 1/3 को सॉल्व किया तो ये बन गया, और यहीं पे वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि R2 ये है, R3 ये, R1 ये, सारी वैल्यू पुट करके 4 ohm आ गया। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, क्लियर। सो अब इसको देखो, ये इसने इसका आंसर फाइंड आउट किया सिंपल वे से। सो ये देखिए 1/R1 + 1/R2, नेक्स्ट का जो पार्ट बता रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो 1/2 + 1/3 + 1/6 ये सोल्व करके 1 ohm आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। What is the highest lowest resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24। एक तो आपको हाईएस्ट इन्हीं रेजिस्टेंस से मिला के हाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
और इन्हीं से मिला के लो रेजिस्टेंस करना है। तो स्टूडेंट्स दिस यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू नो बेटर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, सबको जोड़ के जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे आपको 4 + 8 + 12 + 24 करेंगे, इनको जोड़ के जो आंसर आएगा, जैसे 48 आया तो 48 इज ग्रेटर देन 4, 8, 12, 24। तो ये तो रूल हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। और बोला कि लोएस्ट करना है तो इनको पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, इस तरीके का आंसर आएगा 1/r 1 + 1। तो आपको पता है पैरेलल में कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो 1/r 1 + 1/r 2 दिस वे करके आपके पास 2 ओम आएगा। और जो 2 ओम है एज पर द डेफिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो 4 से भी कम है 2, 8 से भी कम है 12 से भी कम है 24 से कम है। सिंपल आप उसको लिखना है पर आपको एग्जाम में, और उसी को मार्क्स मिलेंगे अच्छे, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा यही आंसर लिखेगा, लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज या पैरेलल में, देख लो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन दैट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और सीरीज में बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा पैरेलल में, इसलिए आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं अभी। व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक जो कोड है इलेक्ट्रिक हीटर का, मतलब कोड मतलब वायर, जो वायर है वो जो ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, हीटर की, व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, लेकिन जो जिससे करंट जा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो जिसमें करंट लास्ट में पहुंच रहा है, जैसे हीटिंग एलिमेंट में जा रहा है तो वो हीटअप हो रहा है। कारण क्या है आप सोचिए ज़रा, ठीक है। क्योंकि वायर जो है गुड कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसलिए हीटअप होने का तो उसमें टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता होना चाहिए इसका कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आपको नोट करना है, ये बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसमें पूछा है कि जिस वायर से करंट जा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिसमें जो एलिमेंट हीटअप हो रहा है, ठीक है, वो उस करंट से वो हीटअप कैसे हो जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा इसने, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए आप, हीटिंग का फॉर्मूला है H = I²RT। तो देखिए यहाँ पे हीट जनरेटेड इन ए सर्किट इज गिवन बाई H = I²RT। दिस इज I², ये I2 नहीं है, दिस इज I²RT, H = I²RT, ठीक है। मतलब ज़्यादा करंट होगा या ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, कितनी देर के लिए वो हीटअप होगा, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ निक्रोम या नाइक्रोम बोल दो, ग्लोज बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग ऑन पासिंग करंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस। मतलब इसका जो हाई रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या होगा कि ये हीटअप हो जाएगा। बट द कोड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो। जो आपकी वायर होती है इलेक्ट्रिकल वायर जिसमें आप घर में वायरिंग करते हैं वो कॉपर की है, तो डज नॉट ग्लो, क्यों नहीं ग्लो करती, बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस, उसमें नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। सो इन इट बाई पासिंग करंट थ्रू इट एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा चलेगा, और हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होने की वजह से उसमें वो ग्लो करेगा, क्लियर। इसलिए बार बार इलेक्ट्रॉन उसमें स्ट्राइक करेंगे, वो हीटअप हो जाएगा। जैसे किसी को आप बार बार चांटा मारो, कोई सफ़ेद कलर का लड़का है, व्हाइट कलर का लड़का है, उसको चांटा मारो जोर से, ठीक है। जैसे मैंने एक बार क्लास में मारा था, देखो किसको मारा था मैंने चांटा, तो उसका मुंह लाल हो गया टमाटर की तरह। वो क्यों हो गया, क्योंकि बार बार उसमें हीट मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहे हैं, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से वहाँ पे हीटअप हो गया। तो इसलिए दिस इज I²RT। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20th, that is compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो पहले तो आपको गिवन लिखना कि जो आपके पास गिवन है वो आपको लिखना है, क्योंकि क्यू कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। तो ये लिख दिया, टाइम कितना है 1 आवर, तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो ये 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आपको 3600 या 3600 सेकेंड हो गया टाइम। वोल्टेज दिया हुआ है, तो हीट कितनी जनरेट होगी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया H = VQ। VQ का मतलब हुआ, देखिए आप यहाँ पे आपको लगेगा ये फॉर्मूला कौन सा लिख दिया,
तो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं इसको, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, H इज इक्वल टू वी क्यू। अब V आपके पास ही है, Q आपके पास ही है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसमें पूछा था कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग कॉलम इन 1 आवर, तो ये हमने 1 घंटे में जो हीट ट्रांसफर हुई वो इतना बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे आपके पास, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।